हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का सॉल्यूशन अप पर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट बुक का सेकंड चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये जो चैप्टर है ये नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी से लिया गया एक एक्सट्रैक्ट है, जो कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम यानी कि आज़ादी तक पहुंचने की राह के बारे में बताया गया है। तो इसमें पहले पहले ही आती है एक बात, अपार्थाइड। तो अपार्थाइड क्या है? इट इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट स्प्रेड्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। अपार्थाइड क्या होता है? रंग भेद की नीति होती है जो कि साउथ अफ्रीका में चली थी गोरे लोगों और काले लोगों के बीच में, जिसमें काले लोगों को यानी कि डार्क पीपल को नीची जाति का दिखाया जाता था और उन्हें बाकी सभी जो जो भी नेसेसरी थिंग्स मिलती थी, जो भी आवश्यकताओं की पूर्ति गोरे लोगों की होती थी, वो आवश्यकताओं की पूर्ति काले लोगों के लिए नहीं होती थी, यानी कि उन्हें सभी सुख सुविधाओं से रेस्ट्रिक्शंस दिए जाते थे। वही अपार्थाइड की नीति है। अब यहाँ पर बात आती है कि नेल्सन मंडेला क्यों, आप जानते हैं क्या? तो मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग against apartheid. Mandela had to spend 30 years in prison. Finally, democratic elections were held in South Africa in 1994, and Mandela became first black president of a new nation. तो मंडेला के बारे में यहाँ पर नेल्सन मंडेला के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि वो उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया, उनके साथ काफ़ी समय तक अपार्थाइड जो रंग भेद की नीति है उसके खिलाफ लड़ाई की। लगभग 30 साल इन्होंने जेल में भी बिताए और आखिरकार जब डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए साउथ अफ्रीका में 1994 में, तब मंडेला जो है 1994 10 मई को इन्होंने ओथ ली थी पहले प्रेसिडेंट के रूप में वहाँ पर डेमोक्रेटिक। अब ये जो यहाँ पर देखिए 10 में 1994 को इन्होंने ओथ ली थी, उसके बारे में बताया गया है। इनॉग्रेशन हुई थी इनकी तब। और ये जो हमारा एक्सट्रैक्ट है ये कौन सा है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो इसमें मंडेला के बारे में कुछ बताया हुआ है कि मंडेला फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने। सो नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल। तो नेल्सन मंडेला जो है लगभग 3 शताब्दियों तक यानी कि 300 साल के वाइट रूल के बाद, यानी कि गोरे लोगों के रूलिंग के बाद साउथ अफ्रीका के पहले प्रेसिडेंट बने, ब्लैक प्रेसिडेंट बने। मिस्टर मंडेला's African National Congress ANC party won 252 seats of 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history. तो साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में पहले डेमोक्रेटिक इलेक्शन में नेल्सन मंडेला जी की जो पार्टी थी नेशनल कांग्रेस, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने 400 में से 252 सीट पर जीत की थी, यानी कि विजय हासिल की थी। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स amphitheater in the Pretoria today, attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world. तो इनकी जो इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई थी यानी कि शपथ ग्रहण समारोह था इनका प्रेसिडेंट के रूप में, तब की बात है। वो कहाँ पर हुआ था? यूनियन बिल्डिंग के एम्फी थिएटर में हुआ था। प्रिटोरिया है जो आज के समय में, पहले बोलते थे यूनियन बिल्डिंग, एम्फी थिएटर। एम्फी थिएटर क्या होता है? जैसे कि आपने क्रिकेट स्टेडियम देखे होंगे जो कि मतलब बीच में बड़ा सा ग्राउंड होता है, मिट्टी वाला, और घास लगी होती है, और वो पूरा कवर होने के बाद साइडों में सीढ़ियाँ आती हैं जो स्टेप बाय स्टेप बैठने के लिए लोगों के लिए जगह होती है। तो वैसा सा ही जो एरिया होता है उसे एम्फी थिएटर बोला जाता है। मतलब ग्राउंड से थोड़ा सा छोटा होता है, उसे एम्फी थिएटर कहा जाता है, बट होता सारा ग्राउंड के फॉर्मेट में ही है। तो वहाँ पर इनकी ओथ इनॉग्रेशन फंक्शन था जिसमें लगभग 140 कंट्रीज से ज़्यादा के लोग आए हुए थे, बड़े बड़े व्यक्ति आए हुए थे। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, सैड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। और नेल्सन मंडेला ने अपने देश को संबोधित करते हुए ये बोला था ओथ के समय, अपने इनॉग्रेशन के समय, कि अब से आगे कभी भी जो मतलब इस तरह का ऑपरेशन हुआ है, तानाशाह हुआ है। ऑपरेशन क्या होता है? तानाशाह, या फिर किसी को मतलब किसी पर अपना अधिकार जमाना, किसी को मतलब धक्के से कोई काम करवाना। तो इस तरह का तानाशाह जो है आगे से नहीं एक्सपीरियंस किया जाएगा इस देश की धरती पर। Jubilant scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites and colorful celebrating together. अब जुबलियंट सीन यानी कि बहुत ही शानदार से आलिशान से सीन दिखाई दे रहे थे प्रिटोरिया के अंदर, यानी कि वहाँ की सेरेमनी में काले लोग, वाइट लोग, और मतलब हर एक तरह के वहाँ के जो भी रहने वाले थे वो सभी सेलिब्रेट कर रहे थे। लगभग मोर देन 1 lakh साउथ अफ्रीकन मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेसेस sang and dance with joy। और लगभग 1 लाख से ज़्यादा जो लोग थे जो कि
उसमें मैन थे, वुमेन थे, बच्चे भी थे और वो सभी तरह की जातियों के थे, यानी कि काले लोग भी थे, गोरे लोग भी थे उसमें। उन सभी ने वहाँ पर जो राष्ट्रगान वगैरह गाए गए उनके, उसके अलावा डांस वगैरह किया गया, एन्जॉय किया गया, जॉय किया गया, वो सारा कुछ इन्होंने वहाँ पर सेलिब्रेट किया था। तो ये तो हो गया इसका इंट्रो। अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं हमारा। तो चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा। सो 10th में हमने अभी पढ़ा था, 10th में 1994, ये डेट आपको ध्यान रखनी है। तो 10th में डॉन ब्राइट एंड क्लियर, तो 10 मई का जो दिन था वो काफ़ी ज़्यादा चमकता हुआ और ब्राइट सा था और साफ सा था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली besieged बाय dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration। अब besieged by द क्या है, टू बी सराउंडेड क्लोजली बाय, यानी कि घिरा होना कईयों से। तो 10 मई का दिन था जिस दिन इनकी ओथ सेरेमनी थी, इनॉग्रेशन था। वो दिन काफ़ी साफ़ सुथरा और चमक रहा था और पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा मतलब इन्हीं में बिजी थे, यानी कि बड़े बड़े लोगों से, लीडर्स से मिलने में, जो कि इनकी रिस्पेक्ट के लिए आने वाले थे इनॉग्रेशन में, उनसे बातचीत करने में ये कुछ ज़्यादा व्यस्त थे। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। तो साउथ अफ्रीका की मिट्टी पर, धरती पर ये पहली बार होने वाला था कि इतनी बड़ी इनॉग्रेशन होने वाली थी। मतलब लार्जेस्ट गैदरिंग, मतलब बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा संख्या में लोग आने वाले थे आज के समय के अकॉर्डिंगली। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। तो प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग्स में जो एम्फी थिएटर है, जो भी स्टेडियम है, उसकी मिट्टी पर ये सारी सेरेमनी जो है वो होने वाली थी। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। अब काफ़ी सालों तक तो क्या था, काफ़ी दशकों तक ये क्या था, वाइट सुप्रीमेसी, यानी कि गोरे लोगों की सीट थी, यानी कि गोरे लोगों का अधिकार था इस पर। एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ अ रैम्बो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकन फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। लेकिन अब ये किसके अधिकार में आ गया था, अब ये किसकी साइड थी, रैम्बो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स, यानी कि यहाँ पर हर एक तरह के लोग थे, काफ़ी ज़्यादा रंग बिरंगे से हो रखा था सब कुछ। और उसके अलावा साउथ अफ्रीका में ये पहली बार हो रहा था कि डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, यानी कि रंग भेद की नीति से परे पूरा डेमोक्रेटिकली लोगों द्वारा चुना गया जो राजा था, राजा नहीं कह सकते हम, प्रेसिडेंट था, वो यहाँ पर आया था, ब्लैक प्रेसिडेंट आया था। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Jenny। सो उस दिन की बात है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा शानदार दिन था और उस दिन मुझे मेरी बेटी ने मेरा साथ दिया, यानी कि मेरी बेटी ने मेरे सहभागी के रूप में मेरे साथ आई वो वहाँ पर, जिसका नाम क्या था, जिनाइन। ऑन द पोडियम, पोडियम क्या होता है, मंच होता है जिसे हम स्टेज बोलते हैं। मिस्टर डी क्लैर्क वॉज द फर्स्ट स्worn इन एज सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। तो सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में किसने शपथ ली पहले, मिस्टर डी क्लैर्क ने। देन थाबो म्बेकी वॉज स्worn इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। तो पहले डेप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में फिर किसने शपथ ली, थाबो म्बेकी ने। व्हेन इट वाज माय टर्न आई प्लेज्ड टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। और जब मेरी बारी आई, तब नेल्सन मंडेला जी बताते हैं कि जब मेरी बारी आई तो मैंने शपथ ली, मैंने ओथ ली, मैंने कि मैं यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसकी पालना करूँगा, उसकी रक्षा करूँगा, उसको ध्यान में रखूँगा और अपना जो भी मेरा वेलबिंग है गणराज्य के प्रति, इसके लोगों के प्रति, वो सारा मैं इस धरती को समर्पित करूंगा। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड। अब वहाँ पर जितने भी गेस्ट बैठे थे और जितने भी लोग आए हुए थे, उन सभी को देखते हुए, संबोधित करते हुए मैंने बात बोली, यानी कि ओथ लेते हुए इन्होंने क्या क्या बोला वो आएगा। सो टुडे ऑल ऑफ अस बाय आवर प्रेजेंस हेयर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। कि आज के दिन हम सब लोग जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, हम क्या करते हैं, हम अपने आप को न्यू बॉर्न लिबर्टी में, लिबर्टी हम कह सकते हैं अधिकार या स्वतंत्रता, यानी कि जो हमें नई स्वतंत्रता मिली है, इसमें खुद को एंजॉय करेंगे या इसी में खुद को आत्मार्पित करेंगे, खुद को सौंप देंगे। आउट ऑफ द न्यू एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग, यानी कि हमारे पर लगभग सालों तक जो अत्याचार होता रहा, मस्ट बी बोर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। उससे बाहर निकलकर हम कुछ इस तरह की सोसाइटी में आ गए हैं हम, जहाँ पर कि लोग हम पर गर्व करेंगे
लोगों को हमारी ह्यूमैनिटी पर प्राउड होगा, यानी कि हम अब उस दलदल से बाहर निकल चुके हैं। ये कौन बोल रहे हैं ये बात? नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं, जो कि वहाँ के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। वी हु वर आउटलॉज, तो यहाँ पर देखिए वी हु वर आउटलॉज का मीनिंग दिया हुआ है बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड मैनी कंट्रीज, यानी कि इसका मैं सार बता देता हूँ कि अपार्थाइड की नीति, जो रंग भेद की नीति थी, उस वजह से साउथ अफ्रीका से ना काफ़ी सारी कंट्रीज ने अपने रिलेशन तोड़ दिए थे, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, चाहे किसी भी वे में हो, व्यापार के रूप में हो, किसी भी तरह से लेन देन के रूप में हो, जैसे भी हो, सभी तरह के संबंध जो है काफ़ी कंट्रीज ने अपार्थाइड की वजह से इससे तोड़ दिए थे। तो क्या लाइन है? वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग हो, कि हम जो कि बाकी लोगों से, बाकी देशों से टूटे हुए थे काफ़ी समय से, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ऑन सॉइल। जो हम लोग अब इतने समय से, ज़्यादा लंबा समय नहीं हुआ है, हम काफ़ी देशों से टूटे हुए थे, आज हमें मौका मिल रहा है कि हम उनको होस्ट कर सकें, हम हमारी धरती पर ही, हमारी मिट्टी पर ही उनके जो है आव भगत कर सकें, उनकी मतलब अच्छाइयाँ कर सकें, या फिर कह सकते हैं कि उनकी आव भगत देख रेख कर सकें। वी थैंक ऑल द डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेशंस विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज़ आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी। और इसके अलावा ये अपने ओथ के बीच में क्या बोलते हैं कि मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ जो कि यहाँ पर इंटरनेशनल गेस्ट बनकर आए हैं, जिन्होंने मेरी शपथ ग्रहण में मेरी सहायता की है या फिर मेरे को ज्वाइन करने आए हैं। और साथ ही साथ ये केवल मेरी जीत नहीं है, ये हमारे देश के लोगों की, सभी की जीत है, क्योंकि आफ्टर ऑल ये क्या है? सभी के लिए कॉमन विक्ट्री है, जस्टिस की भी, पीस की भी यानी कि शांति की भी, स्वतंत्रता की भी, और ह्यूमन डिग्निटी की भी। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड अ पॉलिटिकल एमेनिसिपेशन का मीनिंग दिया हुआ है यहाँ पर फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शंस, यानी कि जो भी बाध्यताएं, रेस्ट्रिक्शंस उन पर लगे हुए थे, उनसे उनको फ्रीडम मिल गई है। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड अ पॉलिटिकल एमेनिसिपेशन, यानी कि हमने अब क्या है, पॉलिटिकल रूप में भी, यानी कि पॉलिटिकल वे में भी खुद को इन रेस्ट्रिक्शन से फ्री कर लिया है। वी प्लेज आवरसेल्फ टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्रीवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। डिप्रीवेशन का मीनिंग दिया हुआ स्टेट ऑफ नॉट हैविंग वंस राइटफुल बेनिफिट्स, यानी कि ऐसे ऐसी स्टेट, यानी कि ऐसी चीज़ जिससे कि आपको मतलब बाकी लोग, गोरे लोगों को तो सभी चीज़ें देखो मिल रही थी साउथ अफ्रीका के अंदर, यानी कि उनको सारी की सारी हाई पोस्ट भी दी जा रही थी, सारे के सारे काम भी दिए जा रहे थे, लेकिन काले लोगों को उन सभी राइटफुल बेनिफिट्स से वंचित रखा जा रहा था, उन्हें वो बेनिफिट्स नहीं दिए जा रहे थे। तो ये क्या कहते हैं कि वी प्लेज आवरसेल्फ टू लिबरेट, यानी कि हम आगे क्या करेंगे, सभी लोगों को ये अधिकार देंगे कि वो अपने बॉन्डेज जो है पॉवर्टी का, यानी कि गरीबी का, डेप्रीवेशन आपको बता दिया क्या है, सफरिंग जो भी हम सफ़र कर रहे हैं, और अलग टाइप के जो भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहे हैं, उन सभी से हम क्या देंगे, उनको लिबरेट करेंगे, स्वतंत्र रखेंगे। यानी कि कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसे गरीब है लेकिन अधिकार प्राप्त ना हो, उसे भी सारे अधिकार प्राप्त होंगे, और ऐसा भी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, जेंडर को लेकर भी या किसी भी चीज़ को लेकर, ये वो अपनी शपथ में बोलते हैं। Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another। और आज तक जितने भी लोगों ने सहा है इस तरह का ऑपरेशन, यानी कि तानाशाह जितने भी लोगों ने सहाया, आगे से अब उन्हें सहने को नहीं मिलेगा। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लेरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, और ऐसी अचीवमेंट हमने अब प्राप्त कर ली है कि हम आज के बाद इस सूरज को नहीं ढलने देंगे, यानी कि इसे कायम रखेंगे। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। और आगे वो बोलते हैं कि चलो अफ्रीका, लेट्स फ्रीडम रेन, यानी कि अब स्वतंत्रता को क्या करने दिया जाए, स्वतंत्रता को अपना शासन करने दिया जाए, यानी कि सभी लोग स्वतंत्र हो, भगवान जो है अफ्रीका को ब्लेसिंग्स दे। अब आगे क्या बोलते हैं, आगे आता है, अ फ्यू मोमेंट्स लेटर वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज इन ऑ एट अ स्पेक्टेक्युलर एरिया ऑफ साउथ अफ्रीका's जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड troop carriers roared in perfect formation over the Union building. It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new governance that had been freely and fairly elected.
अब कुछ क्षण बाद ही क्या होता है, हम सब अपनी आंखें ऊपर कर लेते हैं। किस लिए ऊपर करते हैं? क्योंकि वहाँ पर साउथ अफ्रीका के जो जेट्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं और ट्रूप्स हैं, वो सारे क्या रोर करते हुए यानी कि गड़गड़ाते हुए, जोर से आवाज़ करते हुए परफेक्ट फॉर्मेशन में यानी कि एक सीधी लाइन में ही यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से गुजरते हैं। यानी कि जब प्रेसिडेंट वगैरह या फिर जैसे हमारे इंडिया में अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें, तो जब प्रधानमंत्री भी शपथ लेता है तो सलामी दी जाती है। हम कहते हैं ना 21 तोपों की सलामी दी है, इस तरह से। तो वो इस तरह ही होती है कि मतलब जेट्स वगैरह है, एयरप्लेन तो हम नहीं कह सकते हैं, हम कह सकते हैं ट्रूप वगैरह की, और हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो वहाँ बिल्डिंग से ऊपर से गुजरते हैं जो न्यू गवर्नेंस आई है उसको सलामी देने के लिए। तो वही यहाँ पर होता है, मतलब एक ही वे में स्पेक्टेक्युलर एरे में, यानी कि सीधा सीधा एक यहाँ पर देख लीजिए एन इम्प्रेसिव डिस्प्ले, यानी कि एक आकर्षक जो कि काफ़ी ज़्यादा चमकदार अच्छा दिखने वाला होता है, उस तरह के एरे में गए थे वो। और आगे क्या, इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फेयरली एंड फ्रीली इलेक्टेड। और साथ ही साथ ये क्या था, सिर्फ एक डिस्प्ले नहीं था पिन पॉइंट प्रिसीजन का। प्रिसीजन क्या होता है, ध्यान रखिए, प्रिसीजन होता है बिना किसी गलती के या बहुत ही शानदार या अच्छे तरीके से। यानी कि इसमें पहले तो कोई गलती नहीं हुई, साथ में मिलिट्री फोर्स के थे, यानी कि हम देखते हैं ना जैसे मिलिट्री फोर्स वगैरह होती है, इंडिया में भी बात करें हम तो मिलिट्री फोर्स की जो परेड होती है वो एकदम शानदार होती है और कोई भी उसमें चूक नहीं होती, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से की जाती है। तो उस तरह की ये प्रिसीजन थी, बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ। और साथ ही साथ क्या था, ये मिलिट्री की लॉयल्टी भी थी डेमोक्रेसी के लिए। यानी कि ये जो तोप वगैरह या फिर जेट्स वगैरह जा रहे थे, हेलीकॉप्टर्स जा रहे थे, किसके ऊपर से, यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर थे। तो ये क्या चीज़ दिखा रहे थे कि हमारी जो मिलिट्री है वो क्या डेमोक्रेसी के प्रति लॉयल है, और साथ ही साथ नई गवर्नमेंट के प्रति भी लॉयल है, जो कि कैसे इलेक्ट हुई है, फ्रीली और फेयरली इलेक्ट की गई है, लोगों के द्वारा इलेक्ट की गई है। One moment, only moments before the highest generals of the South African Defence Force and Police, their chest bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. और कुछ ही क्षण पहले क्या हुआ था, जो हायर जनरल थे साउथ अफ्रीका की डिफेंस के और पुलिस के, जिनके की चेस्ट पर यानी कि छाती पर जो उनकी वर्दी होती है उन पर बैच लगे हुए थे, रिबन्स लगे हुए थे, मेडल्स लगे हुए थे, उन्होंने मुझे क्या किया, सैल्यूट किया आकर, और साथ ही साथ मेरी प्लेज देयर लॉयल्टी, यानी कि अपने मतलब जो भी लॉयल्टी है उसे दिखाया कि हम साउथ अफ्रीका की गवर्नेंस के साथ हैं। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर दे वुड हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी। और उन्हें उसी क्षण एक चीज़ याद आती है कि मतलब उनको एक मेमोरी याद आ जाती है कि अगर मैं पिछले कुछ सालों को देखूं तो यही हाथ जो आज मेरे को सैल्यूट कर रहे हैं, ये मुझे तब सैल्यूट नहीं कर रहे थे, तब इन्होंने मुझे अरेस्ट किया था, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा ये 30 साल तक जेल भी रह कर आए हैं अपनी स्वतंत्रता के लिए, जैसे कि हमारे इंडियन फ्रीडम फाइटर्स भी रहे थे। Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. और कुछ ही क्षण बाद जो इम्फाला जेट हैं उनके चेवरॉन यानी कि पैटर्न इन द वी शेप, एक वी शेप बनाते हुए उनके जो जेट थे वो जा रहे थे, और साथ ही साथ उसमें से ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू और गोल्ड कलर की स्मोक निकल रही थी, जैसे कि हमारे जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर वगैरह, प्रधानमंत्री वगैरह जो भी शपथ लेते हैं उस समय हमारे इंडियन जेट्स भी जो होते हैं वो ट्राई कलर यानी कि हमारे तिरंगे से तिरंगा बनाते हैं अपने प्राइवेट जेट से। तो उसी तरह ये साउथ अफ्रीकन फ्लैग बना रहे थे नए वाला, जिसमें 5 कलर थे, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू और गोल्ड। सो द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स। और ये दिन मेरे को हमेशा याद रहेगा क्योंकि इस दिन हमारे 2 नेशनल एंथम बजाए गए थे। एक तो था वो वाइट्स का था जो कि वाइट्स वाले सिंग करते हैं, कोसी सिकेलिल आई अफ्रीका, और ब्लैक वाले क्या सिंग गाते हैं, डाई स्टैम। यानी कि उस दिन 2 नेशनल एंथम बजाए गए थे 1994 के अंदर 10 मई को। द ओल्ड एंथम ऑफ रिपब्लिक, अब ये जो डाई स्टैम है ब्लैक्स का, ये पुराना एंथम है रिपब्लिक का इनका। ऑल्दो दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम दे वंस डेस्पाइज, दे वुड सोन नो द वर्ड्स बाय हार्ट। और अब यहाँ पर एक और बात वो बोलते हैं नेल्सन मंडेला जी
कि उस दिन 2 नेशनल एंथम गाए जा रहे थे, तो गोरे वाले लोगों का जो नेशनल एंथम था वो हम काले लोगों को नहीं आता था, और जो काले लोगों का नेशनल एंथम था वो गोरे लोगों को नहीं आता था। तो वो दोनों बोलते हुए एकदम से मतलब हकला रहे थे, या फिर कह सकते हैं उनको लिरिक्स नहीं पता थे उस चीज़ के, लेकिन वो आशा करते हैं कि फ्यूचर में वो दिल से इन वर्ड्स को जो नेशनल एंथम्स हैं उन्हें अपना लेंगे। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। ओवरवेल्म्ड क्या होता है? किसी चीज़ की क्षणिक याद आ जाना, अचानक याद आ जाना। तो इनॉग्रेशन के दिन ही उन्हें कुछ हिस्ट्री यानी कि पुराने अपने जो बीते हुए दिनों के कुछ क्षण याद आ जाते हैं। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. तो अब यहाँ पर बात आती है इनॉग्रेशन के दिन ही उन्हें कुछ अपनी पुरानी मेमोरीज याद आती हैं। जब कब की याद आती हैं? 20th सेंचुरी के पहले डिकेड की, यानी कि 1901 से लेकर 1910 तक के समय की इनको याद आती है, जब इनका जन्म भी नहीं हुआ था नेल्सन मंडेला जी का। और तब क्या हुआ था? एंग्लो बॉयर वॉर हुआ था और इनका जन्म भी नहीं हुआ था। ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, पकड़ के रखनी है। तब वाइट स्किन यानी कि गोरे लोगों ने क्या किया था? साउथ अफ्रीका की अपनी ही धरती पर अपने ही डार्क स्किन जो लोग हैं उनके साथ भेदभाव किया था और रेशियल डोमिनेशन किया था, यानी कि रंग भेद की नीति अपनाई थी, यानी कि काले लोगों को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया था। यहाँ पर सीधी सीधी बात ये है। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट ह्यूमेन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन। और उस दिन जो उन्होंने स्ट्रक्चर बनाई थी ना, वो बहुत ही हार्शेस थी, बहुत ही बुरी थी, भयानक थी, इनह्यूमेन थी, यानी कि ह्यूमैनिक नहीं थी, ह्यूमन नेचर वाली नहीं थी, और सोसाइटी से बहुत ही परे थी। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th century एंड माई ऑन 8th डिकेड एज अ मैन। और अब का जो समय है, जो 20th सेंचुरी का लास्ट डिकेड है, यानी कि 1990 से लेकर 2000 तक का जो समय है, उस समय की ये बात कर रहे हैं। और इनका क्या है? तब 8वां दशक है, यानी कि लगभग 80 साल के आसपास इनकी तब की एज है। दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड फॉर एवर। और वो सिस्टम अब पूरी तरह से बदल दिया जा चुका है, रंगभेद की नीति वाला, और रिप्लेस किया जा चुका है बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल। और ये फ्रीडम यानी कि ये किस तरह चेंज किया गया है कि सभी लोगों को सभी तरह की आज़ादी मिलेगी यहाँ पर, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। और उन्हें क्या है? उनके स्किन के कलर की वजह से कभी भी उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid। और ये दिन जो है ये बड़ी मुश्किल से आया है, इनइमेजिनेबल है, यानी कि इसकी मैंने कामना भी नहीं की थी, और सेक्रीफाइस किया है काफ़ी, लगभग मेरे हज़ारों लोगों ने इसमें, यानी कि इनकी भी आज़ादी में इनके हज़ारों लोगों का योगदान रहा है, काले लोगों का। और पीपल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रीपेड। और ऐसे लोगों की सलामी है इसमें, ऐसे लोगों का सेक्रीफाइस है जिन्हें हम काउंट भी नहीं कर सकते और उन्हें ना ही वापस ला सकते हैं। I felt that day that, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me। और उस दिन उन्हें ऐसा फील होता है कि जिन भी लोगों ने स्वतंत्रता में उनकी सहायता की थी, यानी कि जिन भी लोगों का स्वतंत्रता में योगदान है, ये उन सभी लोगों को क्या है? एक जोड़ है, एक सम है, और वो आज इस आज़ादी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। That long and noble line ended and now began again with me। और ये जो लाइन है जो काफ़ी लोगों ने शुरू की थी, ये ख़त्म कहाँ हो रही है? ये मेरे ऊपर आकर ख़त्म हो रही है, यानी कि इसका सार सभी का मैं हूँ। I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought। अब यहाँ पर बात आती है, आगे वो बताते हैं कि मुझे इस बात का दुख है कि मैं उनको अब थैंक्स भी नहीं बोल सकता इस चीज़ के लिए, उनका धन्यवाद भी नहीं कर सकता, और ना ही वो उनके जो सेक्रीफाइसेस हैं उनका जो आउटकम आया है उस चीज़ का, यानी कि उसका जो निर्णय आया है, आखिरकार निर्णय मिला है, उसे वो देख सकते हैं, यानी कि अब वो मर चुके हैं, वो अब इसे नहीं देख सकते हैं। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप लास्टिंग वाउंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। अब जो अपार्थाइड वाली जो पॉलिसी थी, जो कि उससे मेरे देश के जो हमारे काले लोग हैं उन पर गहरा असर पड़ा है, उनके दिल को धक्का लगा है। ऑल ऑफ अस
विल स्पेंड मैनी ईयर्स, इसमें हमारे सब काफ़ी लोगों ने बहुत साल बिताए हैं, इफ़ नॉट जनरेशंस, रिकवरिंग फ्रॉम द प्रोफाउंड हर्ट, और इससे हमारी काफ़ी जनरेशन्स को निकलने में काफ़ी साल भी लग जाएंगे, ये भी कहते हैं. बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटैलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, and that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sisuluus, the Chief, the Yusuf, the Bram, the Robert of our time. और ये बताते हैं कि ये किन किन की सहायता से हुआ है, यानी कि इसमें जो जो लोगों की सहायता हुई है इस ऑपरेशन को, यानी कि इस तानाशाह को ख़त्म करने में, वो क्या है, हमारे काफ़ी लोगों ने इसका योगदान दिया है, प्रोड्यूस किया है इसको, यानी कि ओलिवर, वॉल्टर, चीफ, यूसुफ, ब्रैम, रॉबर्ट, इन सभी लोग जो हमारे समय के थे, इन सभी लोगों ने काफ़ी योगदान किया है. इनके नाम भी लिखे हुए हैं, फ़ोटोज़ भी इनकी दी हुई हैं यहाँ पर. मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी courage, wisdom and generosity that their like may never be known again. और ये बताते हैं कि इनकी करेज, जो इनकी मतलब इतनी शानदार करेज थी, इतना शानदार इनका जज्बा था, इस तरह का जज्बा हमें दोबारा देखने को नहीं मिल सकता है, यानी कि ये जो पैदा हुए थे ये अब दोबारा पैदा नहीं होने वाले हैं, इतने जो मतलब बलशाली लोग. Perhaps it requires such depth of operations to create such heights of characters. और आगे ये बताते हैं कि मतलब इस तरह के इन लोगों ने इतना सहा है कि मतलब इस तरह के लोग दोबारा पैदा हो ही नहीं सकते हैं, इतना ज़्यादा सहने वाले, इतना ज़्यादा कष्ट सहने वाले, जो कि ऑपरेशन ने, यानी कि तानाशाहों ने हम पर जो अधिकार अपने जमाए थे उस तरह का सहन करने की आगे वाले के लोगों में क्षमता नहीं होगी इतनी. माई कंट्री इज़ रिच इन मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल. अभी आगे बताते हैं कि मेरी जो कंट्री है, यानी कि साउथ अफ्रीका है, वो किस चीज़ में रिच है, यानी कि किस चीज़ की अधिकता है वहाँ पर, खनिजों की, मिनरल्स की अधिकता है, और साथ ही साथ डायमंड्स की यानी कि जेम्स की भी अधिकता है. बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल. लेकिन नेल्सन मंडेला जी यही मानते हैं कि इनके जो मिट्टी है, इनका जो देश है, वहाँ की सबसे बड़ी वेल्थ क्या है, वहाँ के लोग हैं. फाइनर एंड प्योर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स. और वो क्या है, कंपैरिजन कर रहे हैं अब यहाँ पर डायरेक्टली कि वो जो प्योरेस्ट डायमंड होते हैं उनसे भी कहीं ज़्यादा फाइनर और प्योर हैं, कहीं ज़्यादा अधिक हैं साउथ अफ्रीका के लोग. इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज. अब आगे बताते हैं कि ये जो कॉमरेड्स कौन हैं, जो हमने अभी ऊपर नाम पढ़े हैं, यानी कि जो मतलब काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं किसी चीज़ में, वो कॉमरेड कहलाते हैं, सीधी सी बात है. तो इन्होंने स्वतंत्रता में हेल्प की थी, तो ये जो इनके साथी थे, इनके सहभागी थे, कॉमरेड्स थे, इन्होंने काफ़ी स्ट्रगल की थी, और उसी की वजह से नेल्सन मंडेला को करेज का, यानी कि इतना सहन शक्ति का जो है मीनिंग पता लगा. टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया. और नेल्सन मंडेला आगे बताते हैं कि मैंने समय के साथ साथ बहुत देखा है कि बहुत सारे लोग, इंसान, आदमी, औरत जो है अपनी ज़िंदगी त्याग देते हैं सिर्फ एक आइडिया के लिए. आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग. मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो काफ़ी ज़्यादा अटैक सहने के बाद भी इतनी मजबूती से खड़े रहते हैं. शोइंग ए स्ट्रेंथ रेजिलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन. और वो इस तरह से खड़े रहते हैं, यानी कि अपने मतलब सहन शक्ति बिल्कुल भी नहीं खोते हैं, और अपना मतलब रेजिलेंस के साथ. रेजिलेंस क्या होता है, द एबिलिटी टू डील विद एनी काइंड ऑफ हार्डशिप, यानी कि कितनी भी मुश्किलें आएँ, कितनी भी कठिनाइयाँ आएँ, लेकिन उसको सहन करने की, उसको डील करने की हमारे में एबिलिटी होती है, उसे रेजिलेंस कहा जाता है, यानी कि वो रेजिलेंस के साथ खड़े रहे. आई लर्न द करेज वॉज नॉट एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रिम्प ओवर इट. अब ये बताते हैं कि मैंने इतने समय में ये समझ लिया था, ये जान लिया था कि करेज क्या होती है. करेज ये नहीं होती कि हमें डर ना हो किसी चीज़ का. करेज ये होती है कि हम उस डर पर जब जीत पा लेते हैं, वो हमारी सबसे बड़ी जीत है, करेज है वो. द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कंक्वर दैट फियर. अब ब्रेव मैन वो नहीं है जो डरता नहीं है, लेकिन जो डर पर जीत पा लेता है, यानी कि डर को ओवरकम कर जाता है, कनकर कर लेता है, वो है रियल मैन, वो है ब्रेव मैन. नो वन इज़ बॉर्न. अब आगे की स्टोरी थोड़ी सी चेंज हो जाती है. नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन.
अब आगे वो बताते हैं कि कोई भी जो बच्चा होता है ना, वो कभी भी कलर या स्किन के कलर को लेकर, बैकग्राउंड को लेकर और रिलीजन को लेकर पैदा नहीं होता है। यानी कि उसे जो छोटे से जन्मे हुए बच्चे को इस चीज़ की समझ छोड़ना है कि ये मेरे कलर का नहीं है, या मेरी स्किन कलर से मैच नहीं करता है, ये मेरे बैकग्राउंड का नहीं है, ये मेरे रिलीजन का नहीं है, तो मैं इसके साथ नहीं रहूँगा। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, and if they can learn to hate, they can be taught to love, for love comes more naturally to the human heart than its opposite। तो ये कहते हैं कि हमें फिर किसी को हेट करना सिखाना ही क्यों है, हमें लोगों के बीच में हेट्रेड भरनी क्यों है? क्योंकि अगर हम बात करें हेट्रेड और लव के बीच में, तो लव जो है वो आसानी से सिखाया जा सकता है। लोगों को लव आसानी से सिखाना चाहिए, क्योंकि लव जो है वो ह्यूमन हार्ट के अंदर नेचुरली आता है, इवन दो इंस्टेड ऑफ हेट। यानी कि नफरत तो हम लोगों में पैदा करते हैं, लेकिन लव नेचुरली आता है। हम किसी के प्रति अट्रैक्ट जरूर होते हैं, लेकिन नफरत डायरेक्टली नहीं करते। जब हमारे मन में कोई बात भरता है किसी को लेकर, तभी हमें उससे नफरत होती है। तो वो कहते हैं कि हमें लोगों के बीच में नफरत भरने के बजाय उनके प्रति प्यार भरना चाहिए। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन व्हेन माई कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स। अभी आगे बताते हैं कि जब हम जेल में थे, प्रिजन में थे, मैं और मेरे कॉमरेड्स, मैं और मेरे सहभागी, तब मैंने क्या देखा था, उन गार्ड्स में से, वहाँ पर जो गार्ड्स थे उनमें से ही एक में मैंने वो ह्यूमैनिटी देखी थी, वो प्यार देखा था। जबकि हमें क्या है, हमारे लिमिट्स में पुश किया जा रहा था, यानी कि हमें उसमें धकेला जा रहा था। परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, यानी कि ये जो मतलब ह्यूमैनिटी आई थी उस गार्ड में, वो थी तो एक क्षण के लिए, बट इट वॉज इनफ टू रीएश्योर मी एंड कीप मी गोइंग। लेकिन मेरे लिए उतनी ही काफ़ी थी, मैं उसमें ही संतुष्ट हो गया था, और फिर मैंने खुद को उसी में ही आगे बढ़ने दिया कि हाँ, लोगों में ह्यूमैनिटी आज भी जिंदा है। मैंस गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। अब ये बताते हैं कि मैन की जो गुडनेस है ना, वो एक आग की तरह है, जिसे छुपाया तो जा सकता है लेकिन बुझाया नहीं जा सकता। एक बार इंसान के बीच में किसी चीज़ के लिए आग जल गई है, यानी कि उसमें लालसा हो गई है, तो उसे पाकर ही दम लेता है। उसे छुपा सकता है लेकिन उसे छोड़ता कभी नहीं है। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशन। अब ये बताते हैं कि हर एक व्यक्ति के, हर एक इंसान की ज़िंदगी में दो ऑब्लिगेशन, उसके दो कर्तव्य होते हैं। पहला तो होता है उसकी फैमिली, पेरेंट्स, उसकी वाइफ, चिल्ड्रन, इन सभी को लेकर, एज ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, जो कि उसके मतलब आसपास के सभी लोगों के लिए होता है। और दूसरा क्या होता है, उसकी कम्युनिटी, कंट्री को लेकर। इन अ सिविल एंड इनह्यूमन society, each man is able to fulfill these obligations according to his own inclinations and abilities। inclinations क्या होते हैं, किसी का शौक, रुचि या पसंद होती है, उसे हम inclination बोलते हैं। तो यहाँ पर बात आती है कि ये जो सारे ऑब्लिगेशंस होते हैं, दोनों टाइप के, एक तो है अपनी फैमिली के प्रति, अपने लोगों के प्रति, और दूसरा अपनी कंट्री के प्रति। तो ये दोनों ऑब्लिगेशंस एक टाइम में एक पर्सन फुलफिल कर सकता है, अगर उसमें वो सारे, उसकी सोसाइटी उसे सपोर्ट करे, वहाँ के जो कंट्री है वो सपोर्ट करे, और उसे उतनी एबिलिटी हो, उसकी रुचि भी हो, इंक्लिनेशन मतलब उसमें उसकी रुचि भी हो। But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of these obligations। लेकिन ये बताते हैं कि साउथ अफ्रीका में जन्मे मेरे जैसे एक बच्चे के लिए, इंसान के लिए, ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है कि जो मेरे कलर में जन्मा है, यानी कि ब्लैक कलर में जन्मा है, वो इस तरह के ऑब्लिगेशंस, अपने कर्तव्य जो है निभा पाए। इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर यानी कि काले लोग, हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। कि साउथ अफ्रीका के अंदर मेरे जैसे रंग के लोग जो हैं, अगर वो अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, तो उन्हें उसके लिए पनिश किया जाता है, और आइसोलेट यानी कि अलग कर दिया जाता है, या फिर जेल में डाल दिया जाता है। इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु tried to fulfill his duty to his people and inevitably ripped from his family and his home was forced to live life apart। अब साउथ अफ्रीका के अंदर एक ऐसा इंसान जो अपनी ड्यूटीज़ को पूरी करता है, कर्तव्य निभाना चाहता है, अपनी फैमिली के प्रति भी और कंट्री के प्रति भी, उसके साथ धक्का किया जाता है, इनएविटेबली यानी कि उसे अवश्य ही रिप किया जाता है, यानी कि अलग कर दिया जाता है उसकी फैमिली से, उसके घर को भी हमेशा जीवन पर्यंत अलग रहने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। अ ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सेक्रेसी एंड रेबिलियन, यानी कि वो ना ही रेबल बन सकता है, ना ही अच्छे से अपने परिवार की सहायता कर सकता है, और ना ही अपने कंट्री के प्रति कुछ कर्तव्य निभा सकता है। आई डिड नॉट
In the beginning, chose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, as a brother, a father, and a husband. अब आगे बताते हैं कि जब मेरी बारी आई थी तब मैंने क्या किया था। मैंने पहले कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने फैमिली और पीपल के अलावा किसी और के बारे में सोचूंगा इतने ऊपर जाकर। लेकिन जब मुझे अपने लोगों के बारे में कर्तव्य समझ आए, अपने आसपास के लोगों के बारे में, तब मैंने क्या सोचा, तब मैंने ये प्रिवेंट किया। आई वॉज प्रिवेंटिंग फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस, यानी कि मैंने अपने एक बेटे के रूप में, एक भाई के रूप में, एक फादर के रूप में, एक हस्बैंड के रूप में कर्तव्य निभाने के साथ साथ अपने देश के प्रति भी कर्तव्य निभाने चाहे। आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री, हालांकि मैं जो है इस हंगर के साथ नहीं फ्री पैदा हुआ था कि मेरे को आज़ादी चाहिए। आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं पैदा तो फ्री हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, free to run in the fields near my mother's hut, free to swim in the clear stream that ran through my village, free to roast mealies under the stars and ride the broad backs of slow moving bulls. अब आगे ये बताते हैं कि मेरे को जब मैं छोटा था तब तो मेरे को लगता था कि मेरे को सारी आज़ादियाँ मिली हुई हैं, क्योंकि तब मैं अपनी माँ के खेत में, जो मेरी माँ के हट के नज़दीक था, उस खेत में घूमता रहता था, जाता रहता था, इधर उधर भागता रहता था। तब मैं स्विमिंग भी करता था। हमारे विलेज के पास जो स्ट्रीम बहती थी, स्ट्रीम था जो, वहाँ पर। उसके अलावा मैं मिलीज़, रोस्ट मिलीज़ यानी कि जो मक्कई होती है, मक्का कहते हैं या ऐसा आप कॉर्न भी कहते हैं, तो वो कॉर्न भी खाता था स्टार्स के नीचे, यानी कि रात को तारों के नीचे बैठकर। एंड राइड द ब्रॉड बैक्स, और यानी कि जो मतलब बुल होते हैं, जिसे हम भैंस वगैरह, भैंसे बोलते हैं या बैल बोलते हैं, उनके ऊपर बैठकर सवारी भी करता था। As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. आगे बताते हैं कि जब तक मैंने अपने पिता की बातों का पालन किया और अपने कस्टम्स, जो कि ट्राइब, कबीले के, कस्बे के जो भी कस्टम्स थे, रूल थे, उन्हें निभाया, तब तक मुझे कोई दिक्कत नहीं आई थी वहाँ के लॉज को लेकर, एज ए इंसान, किसी इंसान से भी या फिर किसी भगवान से भी। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन। लेकिन दिक्कतें कब आने लगी, जब मुझे ये समझ आया, यानी कि जब मैं अपने बॉयहुड से बड़ा हुआ, तब मुझे ये समझ आया कि मेरे जो भी फ्रीडम है वो सारे एक इल्यूज़न है। व्हेन आई डिस्कवर्ड एज ए यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, और जब मैं बड़ा हुआ तब मुझे समझ आया कि मेरी सारी जो आज़ादी है वो तो मुझसे पहले ही छीनी जा चुकी है। दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, और तब मुझे इस आज़ादी को पाने की लालसा हुई। एज फर्स्ट एज ए स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, और जब मैं बच्चा था या एक स्टूडेंट था तब तो मुझे सिर्फ अपने लिए ही आज़ादी चाहिए थी। द ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट। अब ट्रांजिटरी यानी कि टेम्प्रेरी, यानी कि रात को बाहर जाने की फ्रीडम चाहिए थी मुझे। रीड व्हाट आई प्लीज एंड गो वेयर आई चूज़, और जहाँ भी मैं जाना चाहूँ, जो भी मैं पढ़ना चाहूँ, उस चीज़ की मुझे आज़ादी चाहिए थी। लेटर एज ए यंग मैन इन जोन्सबर्ग, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ और जब मैं जोन्सबर्ग में था, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential. तब मुझे क्या हुआ, मेरे ड्रीम्स को पाने की इच्छा हुई। तब मुझे फ्रीडम चाहिए थी अपने पोटेंशियल्स, अपने गोल को लेकर, ऑफ अर्निंग माई कीप, मेरे अर्निंग्स को लेकर, ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, अपनी शादी को लेकर और अपनी फैमिली को लेकर भी फ्रीडम चाहिए थी। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, और तब क्या थी, वो फ्रीडम मुझे नहीं मिल पाई क्योंकि उस पर क्या था, लॉज लगे हुए थे, लॉज का पालन करना था हमें। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री। लेकिन धीरे धीरे मैं बड़ा हुआ तो मुझे ये समझ आने लगा कि केवल मेरी ही फ्रीडम नहीं गई है, मेरे भाई, मेरे बहन, यानी कि जो भी मेरे आसपास के कबीले के लोग हैं, उन सभी की ये आज़ादी छीनी जा चुकी है। आई सो दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल्ड। तब मुझे समझ आया कि सिर्फ मेरी आज़ादी नहीं छीनी गई है, रिड्यूस की गई है, बट फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड। लेकिन मेरे जैसे दिखने वाले काले जितने भी लोग हैं, उन सभी की आज़ादी छीनी जा चुकी है। ये कौन बोल रहे हैं, नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं। दैट इज़ वैन आई जॉइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और तभी क्या हुआ, मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। एंड दैट इज़ वैन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम, और तब जो हंगर थी मेरे अंदर खुद की आज़ादी को लेकर, वो बढ़ गई थी, और अब वो मुझे अपने सभी लोगों के लिए चाहिए थी। ये देखिए यहाँ पर ये दिखा भी रखे है नेल्सन मंडेला की फ़ोटो।
It was the desire for the freedom of my people to live their life with dignity and self respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law abiding attorney to become a criminal, that turned a family living husband into a man without a home, that forced a life loving man to live like a monk. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद भी कर लीजिएगा। तो तब इनकी इच्छा क्या हुई, इन्हें आज़ादी चाहिए थी अपने लोगों को लेकर, और उस आज़ादी ने इन्हें किस तरह से इनकी लाइफ को चेंज किया कि ये जो ये मतलब एक डरे डरे से इंसान रहते थे, ये अब क्या हो गए, बोल्ड बन गए। यानी कि अब इन्हें किसी चीज़ का डर नहीं रहा। जो हमेशा लॉज का पालन करते थे वो अब क्रिमिनल, यहाँ पर क्रिमिनल ऐसे नहीं है कि इन्होंने किसी की हत्या कर दी, यानी कि अब ये लॉज का पालन नहीं करते थे, क्योंकि गोरे लोगों का पालन नहीं करते थे, ये इन्हें खुद की आज़ादी चाहिए थी, तो ये लॉ अबाइडिंग पर्सन नहीं रहे। उसके अलावा एक जो फैमिली लविंग हस्बैंड थे वो क्या है, अब घर नहीं आता था हमेशा पूरा समय। और उसके अलावा क्या है, लाइफ लविंग पर्सन था वो अब एक मोंक की तरह, एक साधु संत की तरह जो अकेले घूमते रहते हैं इधर उधर, उस तरह बन गए थे ये। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। आई एम नो मोर वर्चुअस, और अब यहाँ पर देखिए वर्चुअस, वर्चुअस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका मीनिंग भी आप ध्यान रखिएगा। वर्चुअस होता है गुणवान, कि अब मैं इतना ज़्यादा गुणवान भी नहीं रहा था और ना ही सेल्फ सेक्रीफाइसिंग रहा था। यानी कि अब मुझे सिर्फ मेरी ही आज़ादी नहीं चाहिए थी, मतलब थोड़ी बहुत आज़ादी मुझे दे दी जाएगी, इस तरह से वो मुझे बहला फुसला लेंगे, तो मुझे इस तरह की आज़ादी नहीं चाहिए थी, थोड़ी बहुत पुअर लिमिटेड फ्रीडम्स चाहिए थी। लेकिन मुझे मेरे सभी लोगों के लिए फ्रीडम चाहिए थी जो कि मेरी तरह आज़ाद नहीं थे। फ्रीडम इज़ इनडिविजिबल, फ्रीडम सबके लिए सम्मान है। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, कि जो मेरे ऊपर चेन्स लगी हुई, मेरे ऊपर बेड़ियाँ हैं, मेरे ऊपर जो अधिकार लगे हैं वो सभी मेरे कबीले वाले लोगों के ऊपर भी लगे हुए हैं। एंड द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी, और जो बाकी लोगों पर बेड़ियाँ लगी हैं वो मेरे ऊपर भी हैं। अब इस लाइन का मतलब समझिए क्या है, कि यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि अगर मुझे कुछ आज़ादी मिली है और मेरे लोगों को नहीं मिली हुई है, तो मेरे लोगों को नहीं मिली, तो ये मानता हूँ मैं कि वो मुझे भी नहीं मिली हुई। यानी कि ये खुद को अपने लोगों के साथ ही लेकर चल रहे हैं। I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed। अब ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, काफ़ी अच्छा पैराग्राफ भी है, कि इसमें ये बताते हैं कि मैं ये मानता हूँ या मुझे ये पता है कि जितना तानाशाह देने वाला या दंड देने वाला लिबरेटेड है, यानी कि लिबरेटेड मैंने आपको बताया था, लिबरेट होता है स्वतंत्र, तो जितना दंड देने वाला स्वतंत्र मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड, यानी कि जितना दंड देने वाला स्वतंत्र नहीं है उतना ही क्या है, दंड लेने वाला भी स्वतंत्र नहीं है। यानी कि जिस तरह ओप्रेस्ड पर, यानी कि जो जिस पर अपना अधिकार जमाया जा रहा है या फिर जिसे भी दंड दिया जा रहा है, जिस पर तानाशाही की जा रही है, जितना वो स्वतंत्र नहीं है उतना ही ओप्रेसर भी नहीं है। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज़ अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। अब हालांकि ऑपरेसर यानी कि तानाशाह दंड देने वाला वैसे तो फ्री होता है, यानी कि उसे अपनी छूट होती है, लेकिन वो किस तरह से घिरा होता है, प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, यानी कि उसमें नफरत अंदर भरी होती है, नफरत ने उसे जकड़ रखा होता है। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडाइज एंड नैरो माइंडेडनेस। अब वो किस चीज़ से किस बेड़ियों में कैद है, वो प्रेजुडाइज की बेड़ियों में कैद हो चुका है पूरी तरह से। अब ध्यान दीजिए, प्रेजुडाइज में कैद हो चुका है और साथ ही क्या है, ना मतलब प्रेजुडाइज हम कह सकते हैं कि सभी लोग उसको नापसंद करते हैं, और साथ ही साथ वो नैरो माइंडेडनेस, यानी कि उसमें अब छोटा दिमाग हो गया है, यानी कि अब वो ज़्यादा सोच नहीं रख सकता बड़ी। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। अभी आगे बताते हैं कि अगर मैं भी किसी की आज़ादी छीनता हूँ तो मैं भी किसी न किसी तरह उस बेड़ियों में जकड़ा रहता हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी। जैसे कि मेरी फ्रीडम जब छीनी गई थी तब मैं फ्री नहीं था, तो अगर मैं किसी और की फ्रीडम छीनूंगा तब भी मैं फ्री नहीं रहूँगा। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। अब जो ओप्रेस्ड यानी कि दंड सहने वाला और दंड देने वाला, वो दोनों क्या है, जकड़े हुए हैं ह्यूमैनिटी की वजह से। यानी कि ह्यूमैनिटी कहीं ना कहीं उनके अंदर होती है, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं दिमाग में उनकी बातें चलती रहती हैं। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ। थैंक यू।